हड्डी कहाँ अटकी है? गले में अटक गई है। हड्डी का नाम है जाति जनगणना। हरियाणा में चुनाव होना है, बीजेपी की हालत खराब है। इसके लिए है दलितों पिछड़ों की हकमारी करके सवर्णों के हाथ में सत्ता संसाधन दो, ये प्रथम एजेंडा है उनके लिए। हर मामले का राजनीतिकरण होना चाहिए। दलितों पिछड़ों के हर मुद्दे का राजनीतिकरण होना चाहिए। जब तक समस्या का राजनीतिकरण नहीं होगा तब तक समाधान नहीं हो सकता है। कान अमेट के आरएसएस बीजेपी से जाति जनगणना करवाएंगे। कब तक हमारे हिस्से की रोटी खाओगे? कब तक हमारे संसाधन पे कब्जा करते रहोगे? हमारा आरक्षण पूरी तरह खा गया, हमारी हकमारी कर दी, दलितों पिछड़ों आदिवासियों को कहीं का बीजेपी आरएसएस नहीं छोड़ा। अब हमको इससे ज़्यादा भला ना करे। पहले तो आपने कहा खर्चे, मोहन भागवत अपने बाप घर से पैसा देगा जाति जनगणना कराने के लिए, हमारे टैक्स का पैसा है ना। भेदभाव करते हैं आप जाति के आधार पर, और आरक्षण चाहिए आपको आर्थिक आधार पर। जातीय जनगणना इस देश में एक मुद्दा बना हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा रहा वो संविधान बचाने का रहा, और साथ साथ इस बात की भी कांग्रेस ने जो है लगातार इस बात को मुद्दा बनाया कि जातीय जनगणना जो है होकर रहेगी। अब इसको लेकर केरल में संघ की अभी बैठक हुई कुछ दिनों पहले, और उसमें जो संघ के प्रचारक हैं सुनील आम्बेकर साहब, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। पहले के बयानों से जो ये बयान है, आरएसएस का ये बयान पहले से थोड़ा ये अलग है। तो हम उससे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आरएसएस ने कहा है कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए जातिगत जनगणना? अब क्या है कि हड्डी तो फंस गया गले में। अब आरएसएस क्या करे जब हड्डी फंस गया गले में? तो आरएसएस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब आरएसएस बीजेपी अयोध्या जैसी जगह पे चुनाव हार गए हैं, इसका मतलब है हड्डी अटक गई है। ये जो 400 का नारा दे रहे थे उसके आसपास भी नहीं है, इसका मतलब है हड्डी अटक गई है। हड्डी कहाँ अटकी है? गले में अटक गई है। हड्डी का नाम है जाति जनगणना। इस देश में अब दलितों पिछड़ों आदिवासियों को उल्लू बनाना पहले की तरह तो कम से कम आसान नहीं है कि कुछ भी बोल दिए मान लिया, दलितों पिछड़ों की हकमारी कर लो, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीन लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। ये तो कम से कम अब ख़त्म हो गया। ये नहीं चलेगा कि आप जो है राज करेंगे और दलित पिछड़ा से दरी बिछवाएंगे, नारा लगवाएंगे और नेता बनेंगे आप। ये कम से कम अब तो नहीं चलने वाला है। और यह बात जो आरएसएस है, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाली संस्था, मनुस्मृति को मानने वाली संस्था, अब आरएसएस को भी यह बात समझ में आ गई है कि अब यह नहीं चलेगा। लेकिन बावजूद इसके उसका जो मूल एजेंडा है वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति, इसको बीजेपी आरएसएस छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी कोर ताकत ही वही है। तो जाए कहाँ? अब मान लिया जाए ये दलितों पिछड़ों के फेवर की बात करते हुए नहीं दिखेंगे, थोड़ा बहुत बस दिखना है करते हुए, करना कुछ नहीं है, बस करते हुए दिखना है। अगर नहीं दिखेंगे, अयोध्या जैसी हालत आने वाले समय में पूरे देश में होना है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, देख लीजिएगा। झारखंड में चुनाव होना है, देख लीजिएगा। हरियाणा में चुनाव होना है, बीजेपी की हालत खराब है, देख लीजिएगा। ये जो राजनीति, यह जो खुद को कहता है हिंदूवादी संगठन और राष्ट्र प्रथम का नारा देता है, इनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं आरएसएस बीजेपी के लिए, इनके लिए है वोट प्रथम, इनके लिए है सत्ता प्रथम, इसके लिए है दलितों पिछड़ों की हकमारी करके सवर्णों के हाथ में सत्ता संसाधन दो, ये प्रथम एजेंडा है उनके लिए। लेकिन जब तक पिछड़ों का साथ था वो तो बड़े मजे में थे कि पिछड़ों को उल्लू बनाकर वो अपना उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन अब जो है पिछड़े भी अपना हक मांग रहे हैं, पिछड़े भी कह रहे हैं भाई हमारे जात का सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। हम जैसे लोगों ने उनके कान में बात डाल दी है कि भैया तुम्हारा जज कहाँ गया, तुम्हारा वाइस चांसलर कहाँ गया, JNU जैसे केंद्रीय संस्थान में तुम्हारे जात का एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो अब पिछड़ों को भी यह बात खटकने लगी है। और जो अखिलेश यादव हों या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हों, ये तमाम जो बड़े नेता हैं ओबीसी समाज के, MK स्टालिन हों, तमाम ओबीसी लीडर्स ने इस मुद्दे को समझा। और सबसे दिलचस्प है कि इसको अब तक वो इस 2024 के चुनाव के पहले यह मुद्दा सामाजिक मुद्दा था,
लेकिन जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा, यह अब राजनीतिक मुद्दा हो गया है। और राजनीतिक मुद्दा हो गया तब इसको आरएसएस को अपना स्टैंड लेना पड़ा, तब सुनील अंबेडकर को इस पर बयान देना पड़ा। ये खुद ही राजनीतिक मुद्दे को पकड़ के उस पर बयान देते हुए कह रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना का। भैया, राजनीतिकरण ना होता तो तुम बयान भी नहीं दे रहे होते। हर मामले का राजनीतिकरण होना चाहिए। दलितों, पिछड़ों के हर मुद्दे का राजनीतिकरण होना चाहिए। जब तक समस्या का राजनीतिकरण नहीं होगा तब तक समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम समस्याओं का समाधान राजनीति में है। अब ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना का राजनीतिकरण ना हो, ताकि इन्होंने जो गोल गोल घुमा दिया है जाति जनगणना को लेकर, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन हम लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे थे, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते रहेंगे जब तक, जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि कान अमेट के आरएसएस बीजेपी से जाति जनगणना करवाएंगे। जब तक इनका कान नहीं अमेटेंगे, ये आरएसएस, बीजेपी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है, ये जाति जनगणना नहीं कराने वाली है। हम लोग कान अमेट के इनसे जाति जनगणना कराएंगे। कब तक हमारी थाली का खाना छीनोगे? कब तक हमारे हिस्से की रोटी खाओगे? कब तक हमारे संसाधन पे कब्जा करते रहोगे? ये अब नहीं चलेगा। जाति जनगणना कराना पड़ेगा। जाति जनगणना कराओ ताकि पता चले कि किसके हक का रोटी कौन खा रहा है, किसके थाली का खाना कौन खा रहा है, और जाति के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देना होगा। अच्छा, आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दलित विरोधी है, लेकिन भाजपा के शासनकाल में देश को दलित राष्ट्रपति मिला, देश को जो है एसटी राष्ट्रपति मिला, उनको मुस्लिम राष्ट्रपति ही मिला। तो आप कैसे कह रहे हैं इतने ऊंचे ऊंचे पद पे? अभी देखिए, रेलवे के जो चेयरमैन बोर्ड बनाए गए हैं वो भी दलित हैं, आज़ादी के बाद पहली बार बने हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में बने हैं। और आप कह रहे हैं कि वो जो है उनका जो विचारधारा है वो हमेशा विरोधी रहता है। बड़ा दिलचस्प है। अभी रेलवे से ही शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन दलित को बना दिया, रेलवे का जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया या आउटसोर्सिंग कर दिया, वहां से दलितों की नौकरी खत्म कर दी। ऐसे दलितों का भला करती है। सरकारी खर्चा बचाना भी कुछ होता है कि सरकार पे खर्च ज्यादा है। अभी तीनों सवाल का जवाब देंगे। एक तो इन्होंने ये किया, आप सरकारी खर्चा बचा के ले कहाँ जा रहे हैं? अडानी को देने के लिए बचा रहे हैं। यह देश, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में है कि हम जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं, लोक कल्याणकारी राज्य हैं। अब ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है इनके पास। हमारे तरफ पॉलिटिकल साइंस पढ़े होते तो इनको पता होता कि जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं। ये तो एंटायर पॉलिटिकल वाले हैं। तो इनको मैं समझा देता हूँ, जो संविधान में वर्णित है पब्लिक वेलफेयर स्टेट मतलब सरकार मुनाफा के लिए काम नहीं करेगी, सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। सरकार मुनाफा कमाने के लिए अडानी अबानी है, सरकार जनता के मुनाफे के लिए काम करेगी। और सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार बिजनेसमैन की तरह व्यवहार कर रही है। तो इस देश के जो संविधान है उसकी मूल भावना के खिलाफ इस देश की सरकार ही है। दूसरी बात, आपने कहा कि इन्होंने दलित राष्ट्रपति दिया। वैसे दलित राष्ट्रपति इसके पहले के.आर. नारायणन, वो भी रहे। के.आर. मैं पूरी बात कर रहा हूँ, हो चुके हैं। लेकिन हमको भैया इस तरह झुंझुना मत दो। एक तरफ जो है तमाम सरकारी कंपनियों को बेचकर हमारा आरक्षण खा रहे हो, दलितों पिछड़ों को सड़क पे आने का इंतजाम कर दिया, छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल दे दिया पूंजीपतियों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को तो नंगा करने पर, पत्ता लपेटवाने पर तुले हुए हो, और दूसरी तरफ जो कहते हो दलितों, आदिवासियों का भला करते हो। ऐसा भला करना बीजेपी, दलित, आदिवासी इनके भलाई से तंग आ गया है। हमारा आरक्षण पूरी तरह खा गया, हमारी हकमारी कर दी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कहीं का बीजेपी आरएसएस नहीं छोड़ा। अब हमको इससे ज़्यादा भला न करे। इस देश का दलित पिछड़ा हाथ जोड़कर मोदी जी को कहता है, अब दलितों पिछड़ों का भला मत कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम लोग सरकारी नौकरी में खुश हैं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी करने दीजिए। हमें इस देश की आबादी में जो है भागीदारी चाहिए, इतना ही भला चाहते हैं।
आपकी तो सरकार है, संसद का विशेष सत्र बुलाइए और जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए, हम उसी में खुश हो लेंगे। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। इस देश का दलित पिछड़ा समाज जितनी आबादी है उतनी ही भागीदारी लेकर खुश है। ऐसा आप तो सवर्णों को दे रहे हैं, सवर्णों की आबादी 5-7% है, 10% तो सीधा आपने उनको दे दिया है, तो सवर्णों को दे रहे हैं और हमको आबादी का अनुपात में नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार दलितों पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों पिछड़ों के साथ नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता कि जातिगत जनगणना के कारण जातीय भेदभाव बढ़ेगा? कई बार जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो कई लोग होते हैं जो इस बात को मना करते हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम भारतीय हैं, हम सभी एक हैं। अब जब 2024 आ गया तो क्या जाति जाति खेलना, हम सभी लोग भारतीय, इस बात को लेकर वो यहाँ के भारत के युवा इस बात को कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो एक तरह से सही कहते हैं? अभी 2024 में जब नेशन फर्स्ट की बात हो रही है, आप जाति जाति की बात कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक सप्ताह पहले एक दलित महिला सरपंच को बैठने नहीं दिया गया कुर्सी पर, कहा बैठना है कुर्सी पर, कुर्सी लेकर आओ। तो क्या वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या यह जो बीजेपी का नेशन फर्स्ट है उस नेशन की नागरिक वो नहीं है? इस देश में जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दलित आईपीएस अधिकारी, ठीक सुन रहे हैं आप, आईपीएस अधिकारी को घोड़ी पे चढ़ के शादी करने नहीं दिया गया। क्या वो आईपीएस अधिकारी जो दलित है वो इस देश का नागरिक नहीं है? तो इस देश में एक आदिवासी के मुंह में जो है पेशाब कर दिया गया, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? राजस्थान में एक 6 साल के बच्चे ने मटके का पानी छू लिया, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? उस देश में दलित होगा कि नहीं? दलित आपके देश का नागरिक होगा कि नहीं? दलित इस भारत का नागरिक होगा कि नहीं? या आप हमको भारत का मानने से भी इनकार करते हैं? इस देश में आप घोड़ी चढ़ने की लड़ाई, हम रोज इस बात को कहता हूँ, घोड़ी चढ़ने की, मूंछ रखने की, मटका में पानी पीने की लड़ाई है। उस देश में आप कहते हैं कि जाति जनगणना और जाति, आप ये सब आर्थिक आधार पर किया, जाति के आधार पर किया, भेदभाव करते हैं आप जाति के आधार पर, और आरक्षण चाहिए आपको आर्थिक आधार पर। जनाब, हमारे नाक से दूध नहीं चू रहा है, ये किसी और को बताइए। भेदभाव का आधार जाति है तो आरक्षण का आधार भी जाति होगा और कुछ नहीं। अच्छा, जातीय जनगणना से लाभ क्या होगा? जातीय जनगणना की बात सभी लोग कर रहे हैं, जाति जनगणना करने में काफ़ी खर्चे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जाति जनगणना जब हो जाएगी तो उसके प्रमुख लाभ क्या हैं? बहुत लोग पूछते हैं कि इससे लाभ क्या होना है जाति जनगणना से? भाई आदमी है, आदमी को गिन लो, जनसंख्या जो है काउंट होती ही है, हर बार हर 10 साल पर जो है देश की जनसंख्या गिनी जाती है, तो आदमी की गिनी जा रही है, तो जातियों में जब बांट के गिनी तो इससे क्या लाभ हो जाएगा? पहले तो आपने कहा खर्चे, मोहन भागवत अपने बाप घर से पैसा देगा जाति जनगणना कराने के लिए, हमारे टैक्स का पैसा है। आप मोहन भागवत की बात क्यों करें? भारत सरकार करवाएगी ना, मोहन भागवत थोड़ी जातीय जनगणना करवाएंगे। अभी जो भाजपा सरकार है उसका मातृ संगठन कौन है? ये कोई कहने की बात है? तो मोहन भागवत जी की सरकार है। आखिर मोहन भागवत जाति जनगणना नहीं कराएंगे, मोहन भागवत को सरकार से लेना देना नहीं है, तो आखिर मोहन भागवत को एएसएल लेवल की सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री को मिलती है क्यों दिया सरकार ने? मोहन भागवत जाति जनगणना पर क्यों केरल अधिवेशन में बोल रहे हैं? इसका मतलब है मोहन भागवत का लेना देना है इससे। और आपने कहा जाति जनगणना से फायदा, जाति जनगणना इसलिए इस देश में जरूरी है क्योंकि एक जाति का आदमी जिसकी आबादी इस देश में 3% है, देश के संसाधनों पर 100% संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश की जो मेहनत कश कौम है, जिसने खून और पसीना बहाकर इस देश को बनाया, इस देश को सींचा है, इस देश की मिट्टी में जिस कौम का खून पसीना लगा है, उस कौम को आपने सत्ता और संसाधन से बेदखल कर दिया है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। अच्छा, कंगना रनावत एक अभिनेत्री, उन्होंने साफ साफ मना किया है, आखिरी सवाल क्या कहेंगे? अब देखिए कि कंगना रनौत, आप अभिनेत्री को नहीं, हम सांसद को जानते हैं जो मंडी से चुनी गई सांसद भी है। अब देखिए कि क्या है कि देश में पागल खाने भी बहुत हैं, तो पागल खाने भी हैं, पागल भी हैं, बस पागल खाना और पागल के बीच में थोड़ा दूरी रह गया है, उस दूरी को कम कर दिया जाए।
चलिए ठीक है। तो हमने सुना डॉक्टर ओम सुधा साहब को, जो कि जातीय जनगणना को लेकर अभी अभी केरल में जब से सुनील आम्बेकर जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना जो है होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।